नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी। मैं 12 साल का था। उम्र बहुत छोटी थी लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी। मेरे पिताजी बिस्तर पर पड़े थे। वह ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, ना अपने हाथ हिला सकते थे। बस उनकी आंखें हरकत करती थी और उन्हीं आंखों से वह मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं था। बस पिताजी थे जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। वो मुझे अपने साथ गांव लेकर गए। वहाँ वह दिन रात मेहनत मजदूरी करते थे। कभी ईंटें उठाते, कभी सीमेंट की बोरियां ढोते, कभी खेतों में मजदूरी करते। उनके हाथों पर पड़े जख्म और फटी हुई एड़ियां बताती थीं कि उन्होंने कितनी सख्त जिंदगी गुजारी थी। मैं जब छोटा था तो पिताजी रात को थके हुए घर वापस आते। पसीने से उनके कपड़े भीगे होते, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए रोटी लेकर आते थे। वो मुझे अपने पास बिठाकर खिलाते थे और खुद कम खाते थे। मुझे तब समझ नहीं आती थी कि वह ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन अब समझ आती थी कि वह अपनी भूख मारकर मेरी भूख मिटाते थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन पिताजी बहुत ज़्यादा वजन उठा रहे थे। गर्मी बहुत थी। लोग चीख चीख कर उनसे जल्दी काम करवाने को कह रहे थे। पिताजी के माथे से पसीना बह रहा था। उन्होंने एक बारी बोरी कंधे पर रखी और चंद कदम चले ही थे कि अचानक जमीन पर गिर गए। लोग पहले तमाशा देखते रहे। फिर किसी ने पानी डाला, किसी ने कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, किसी ने कहा कि लकवा हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो पिताजी जमीन पर पड़े हुए थे। उनकी आंखें खुली थी मगर शरीर बेजान था। मैं जोर जोर से रो रहा था। मैं उनका हाथ पकड़ रहा था लेकिन उनके हाथ में हरकत नहीं थी। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी खत्म सी हो गई। मैं पिताजी को लेकर शहर आ गया। मुझे लगा शायद यहाँ बड़े डॉक्टर उनको ठीक कर देंगे। मैं एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाता रहा। हर जगह लंबी लाइनें होती थीं। हर डॉक्टर एक ही बात कहता था, प्रार्थना करो, फिजियोथेरेपी कराओ, वक्त लगेगा। वक्त तो था लेकिन पैसे नहीं थे। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि पिताजी के लिए पूरी दवाई खरीद सकूं। हम एक छोटे से कमरे में रहते थे। कमरे की दीवारों पर नमी थी, छत टूटी हुई थी, बारिश होती तो पानी अंदर टपकता था। मैं रोज सुबह निकलता और नौकरी तलाश करता। मैं हर दुकान पर जाता, हर वर्कशॉप पर जाता, हर होटल पर जाता, लेकिन हर कोई मुझे देखकर यही कहता, तुम बहुत छोटे हो, यहाँ काम नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से। कभी कोई धक्का दे देता, कभी कोई मजाक उड़ाता, कभी कोई कहता कि पहले बड़े होकर आओ। मैं शाम को खाली हाथ घर वापस आता तो पिताजी की आंखें मुझे देखती रहती थी। उनकी आंखों में सवाल होता था। शायद वह पूछते थे कि कुछ मिला और मैं झूठ बोल देता था। मैं कहता कि पिताजी फिक्र ना करें, कल काम मिल जाएगा। फिर एक दिन मैं बहुत देर तक भूखा घूमता रहा। सूरज बहुत तेज था, मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं एक बहुत बड़ी वर्कशॉप के सामने पहुंचा। वह जगह शहर की दूसरी जगहों से अलग लग रही थी। अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं, ऐसी गाड़ियां जिनको मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। कुछ गाड़ियां इतनी चमक रही थीं कि उनमें अपना चेहरा नजर आता था। मैंने सोचा शायद जहां भी मुझे भगा दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो एक आदमी मेरे सामने बैठा था। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। वह साफ सुथरे कपड़ों में था। उसके चेहरे पर सख्ती नहीं, नरमी थी। उसने मुझे सहारा देकर बिठाया और पानी पिलाया। वह कहने लगा, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें 2-3 दिन से देख रहा हूँ, तुम रोज इधर से गुजरते हो, क्या बात है? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पहली बार किसी के सामने अपना दिल खोला। मैंने कहा, मेरे पिताजी बीमार हैं, मुझे नौकरी चाहिए। वो कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने वर्कशॉप की तरफ देखा और कहने लगा, यह बहुत बड़ी वर्कशॉप है, यहाँ पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, बड़े लोग आते हैं। मैं तुम्हें यहाँ किस काम के लिए रखूं? वरना मैं रख लेता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया।
मुझे लगा अब यह भी मना कर देगा। मैंने रोते हुए कहा, मैं कुछ भी कर लूँगा, बस मुझे काम दे दें। अगर मैं खाली हाथ घर गया तो मेरे पिताजी नहीं बचेंगे। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखों में नमी आ गई। वह कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रख लेता हूँ। इधर सड़क है, धूल बहुत आती है, तुम गाड़ियों की सफाई किया करोगे, बस ऊपर से साफ कर लेना। मैं हैरान रह गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो कहने लगा, मैं तुम्हें रुपये 25,000 दूंगा। रुपये 25,000 मेरे लिए वह रकम किसी खजाने से कम नहीं थी। मैं जानता था कि उस काम की शायद ज़रूरत भी नहीं थी, वह सिर्फ मेरी मदद करना चाहता था। उसका नाम राकेश था। मैं बार बार उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उस दिन मैं भागता हुआ घर वापस गया। कमरे में अंधेरा था, पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए छत को देख रहे थे। मैं उनके पास बैठ गया, मैंने उनका हाथ पकड़ा। वो हाथ ठंडा था, मैं रोते हुए हंस रहा था। मैंने कहा, पिताजी मुझे नौकरी मिल गई। पिताजी की आंखों में अचानक चमक आ गई। वह बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी। मैं लगातार उनसे बातें करता रहा, उन्हें राकेश जी के बारे में बताता रहा, उन्हें बताता रहा कि अब उनका इलाज होगा, अब वह दवाइयाँ आएंगी, अब हम भूखे नहीं सोएंगे। पिताजी बस मुझे देखते रहे। कभी कभी मैं उनको देखकर टूट जाता था, मुझे बहुत अफसोस होता था। एक वक्त था जब वह मुझे उठाकर चलते थे, और अब एक वक्त यह था कि वह अपना हाथ तक नहीं हिला सकते थे। बस रात में बहुत देर तक जागता रहा। पिताजी सो रहे थे, मैं उनके पास बैठा उनको देख रहा था, और पहली बार मुझे लगा था कि शायद हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। मेरा नाम अर्जुन था। मेरे पिताजी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो खुद बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन फिर भी हर वक्त मेरी फिक्र करते रहते थे। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता, सबसे पहले पिताजी के पास जाता, उनका मुंह हाथ धुलवाता, उनको दवाई देता, फिर अपने हाथों से खाना खिलाता। कभी कभी वह पानी पीते हुए खांसने लगते तो मैं घबरा जाता। मैं जल्दी से उनकी पीठ सहलाता और उनके सिर के नीचे तकिया ठीक करता। गर्मी बहुत बढ़ गई थी, कमरे में पंखा भी ठीक से नहीं चलता था। दोपहर को अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाता था। पिताजी के होंठ बार बार सूख जाते थे, इसीलिए मुझे काम के दौरान भी बीच बीच में घर वापस आना पड़ता था ताकि उनको पानी पिला सकूं। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, लेकिन मैंने राकेश साहब को अपनी पूरी हालत नहीं बताई थी। मुझे लगता था उन्होंने पहले ही मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं और उनको परेशान नहीं करना चाहता था। अगले दिन मैं सुबह सवेरे वर्कशॉप पहुंच गया। वो जगह सुबह के वक्त और भी बड़ी लगती थी। महंगी गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। कुछ लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, कुछ लोग गाड़ियों के इंजन खोले हुए थे। मैं खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। तब वहाँ काम करने वाले कुछ लोग मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनके चेहरों पर अजीब सा मजाक था। एक आदमी कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने धीरे से कहा, मुझे मालिक ने नौकरी पर रखा है। वो जोर से हंस पड़ा, फिर कहने लगा, मालिक ने तुम्हें नौकरी पर रखा है, क्यों? तुमने भी हमारी तरह बड़ी डिग्री ली हुई है क्या? तुम्हारी तो उम्र भी नहीं। दूसरा आदमी बोला, चाय बनाने वाला पहले ही मौजूद है, अब यह कहाँ से आ गया? मैंने कहा, मुझे गाड़ियाँ साफ करने के लिए रखा है। यह सुनकर वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर एक ने ताने के अंदाज में कहा, यह गाड़ियाँ देख रहे हो, करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, पहले से साफ खड़ी हैं, तुम क्या इनको साफ करोगे? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं खामोशी से कपड़ा उठाकर एक गाड़ी की सफाई करने लगा। इतने में एक आदमी गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर से बोला, हटो यहाँ से, तुम्हारी औकात है इस गाड़ी को हाथ लगाने की? उसने मुझे धक्का दिया। मैं पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। अगर उसी वक्त किसी ने मुझे ना पकड़ा होता तो मैं जमीन पर गिर जाता। मैंने मुड़कर देखा, वो राकेश साहब थे। उनका चेहरा सख्त हो गया, वो लोग घबरा गए। एक आदमी जल्दी से बोला, सर यह बच्चा झूठ बोल रहा था,
हमारा समय बर्बाद कर रहा था, इसीलिए हम इसको हटा रहे थे। राकेश साहब ने गुस्से से कहा, अगर तुम इसको हटा भी रहे थे तो यह कौन सा तरीका है किसी को धक्का देते हो? और दूसरी बात यह कि पहले मुझसे पूछ तो लेते, मैंने इसको नौकरी पर रखा है। यह सुनकर सब खामोश हो गए। किसी के चेहरे पर हैरानी थी, किसी के चेहरे पर नाराजगी। राकेश साहब ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, यह जहाँ काम करेगा दोपहर का खाना भी यहीं खाएगा और तुम लोगों में से कोई इसके साथ बदतमीजी नहीं करेगा, कोई अपना निजी काम इससे नहीं करवाएगा। यह नहीं कि फाइल उठाओ चाय लेकर आओ, मैंने इसे तुम लोगों की सेवा के लिए नहीं रखा। वर्कशॉप में खामोशी छा गई। राकेश साहब वहां से चले गए, लेकिन उनके जाते ही सब लोगों की नज़रें बदल गई। अब वह मुझे अजीब अंदाज में देख रहे थे, जैसे मैं वहां का हिस्सा नहीं था, जैसे मैं कोई गलती से उस जगह आ गया हूँ। मैं खामोशी से अपना काम करता रहा, कपड़ा हाथ में पकड़े गाड़ियों से धूल साफ करता रहा। दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि काश उन लोगों से मेरी दोस्ती हो जाए, क्योंकि मुझे उन्हीं लोगों के साथ रोज काम करना था। मैं अकेला था, मुझे किसी अपने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों के चेहरों पर हर वक्त मेरे लिए अजीब सी नफरत रहती थी। वह आपस में हंसते बोलते थे, लेकिन जैसे ही मैं करीब जाता खामोश हो जाते थे। कभी कभी मुझे देखकर मुस्कुराते थे, लेकिन वो मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगती थी। फिर भी मैं खामोश था, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए थी। मेरे पिताजी घर पर मेरा इंतजार कर रहे थे और मेरे पास बर्दाश्त करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने पूरा महीना बहुत दिल लगाकर काम किया। मैं सुबह सबसे पहले वर्कशॉप पहुंचता और सबके जाने के बाद निकलता था। मैं हर गाड़ी को बहुत एहतियात से साफ करता। मुझे डर लगता था कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। कभी कपड़ा बार बार झाड़ता, कभी गाड़ी के शीशे पर अपनी सांस मारकर निशान साफ करता। वहाँ खड़ी गाड़ियाँ मेरे लिए किसी सपने जैसी थीं। कभी कभी मैं उन चमकती हुई गाड़ियों में अपना चेहरा देखता तो मुझे अपना हाल याद आ जाता। फटे हुए कपड़े, सूखी हुई शक्ल और थकी हुई आंखें, लेकिन फिर भी मैं खुश था, क्योंकि मेरे पास काम था और घर में पिताजी मेरा इंतजार करते थे। महीना ख़त्म हुआ तो वर्कशॉप में सब लोग तनख्वाह लेने के लिए खड़े थे। हर कोई खुश नजर आ रहा था। किसी ने पहले ही सोच रखा था कि कहाँ खर्च करें। कोई नए कपड़ों की बात कर रहा था, कोई मोबाइल बदलने की। मैं खामोशी से एक तरफ खड़ा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। फिर राकेश साहब ने मुझे बुलाया। मैं धीरे धीरे उनके पास गया। उन्होंने दराज खोली और पैसे निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। मेरे हाथ कांप गए। मैंने ज़िंदगी में कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। मेरे लिए वो सिर्फ नोट नहीं थे, वो दवाइयाँ थी, वो पिताजी की उम्मीद थी, वह हमारी भूख का इलाज था। मैं पैसे गिन भी नहीं पा रहा था। मेरी आंखों में नमी आ गई थी। उधर बाकी वर्कर भी हमें देख रहे थे। उनके चेहरों पर अजीब भाव थे। शायद वह यही सोच रहे थे कि मेरी और उनकी तनख्वाह में ज़्यादा फर्क नहीं था और उनके हिसाब से मैं उस आधी तनख्वाह का भी हकदार नहीं था। लेकिन उस वक्त मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी। मैं बस अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था। इतने में राकेश साहब ने रुपये 5,000 और निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत कहा, साहिब इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं। वो हल्का सा मुस्कुराए और कहने लगे, तुमने बताया था कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, उनके लिए कुछ फल फ्रूट ले जाना। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें झुक गई। मैंने धीरे से कहा, ठीक है साहिब। मैं वहाँ से निकला तो दिल बहुत खुश था। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि पिताजी को क्या खिलाऊंगा, कौन सा फल नरम होगा, कौन सी चीज़ उनके लिए अच्छी होगी। मैं बाजार गया, बहुत देर तक दुकानों के सामने खड़ा रहा। फिर मैंने केले लिए, सेब लिए और कुछ नरम नरम चीकू लिए, ताकि पिताजी के पेट पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। मैं रास्ते भर मुस्कुरा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो रही है। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे कदम अचानक रुक गए। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, अंदर पूरी खामोशी थी। वो खामोशी अजीब थी, बहुत अजीब।
मेरे हाथों से फलों वाला थैला छूटकर जमीन पर गिर गया। सेब फर्श पर लुढ़कते हुए एक कोने में चले गए। पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए थे, बिल्कुल खामोश। उनकी आंखें बंद थी और उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। मैं दौड़कर उनके पास गया। मैंने उनका हाथ पकड़ा। वो हाथ ठंडा हो चुका था। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। मैं जोर जोर से रोने लगा। मैं पिताजी को हिलाता रहा, बार बार कहता रहा, पिताजी उठिए, मैं आ गया हूँ, देखिए मैं फल लाया हूँ। लेकिन वो नहीं उठे। पता नहीं किस वक्त उनकी सांस रुक गई थी। पता नहीं कितनी देर से वह अकेले पड़े थे। 4 साल से वह बिस्तर पर थे। 4 साल से वह तकलीफ में थे और अब वह इस दुनिया में नहीं रहे थे। मेरी चीखें सुनकर मोहल्ले वाले भी आ गए। लोग कमरे में जमा होने लगे। कोई मुझे पकड़कर एक तरफ बिठाने लगा। कहते हैं जब कोई मर जाए तो शव को अकेला नहीं छोड़ते। उस दिन लोगों ने हमारा साथ दिया। कम से कम इतना तो किया कि मेरे पिताजी के शव के पास बैठ गए, वरना इससे पहले तो कोई हमें पूछता भी नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अंतिम संस्कार का इंतजाम करूं, जहां पिताजी के पास बैठूं। फिर मोहल्ले के कुछ लोगों ने मदद की। किसी ने कफन का बंदोबस्त किया, किसी ने शमशान वालों को खबर दी और जो पैसे मुझे राकेश साहिब ने दिए थे वह सारे पिताजी के अंतिम संस्कार पर लग गए। मैं खामोश खड़ा सब कुछ देखता रहा। मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी खाली हो गई हो, जैसे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। पिताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद जब सब लोग वापस चले गए तो घर पहले से भी ज़्यादा सुनसान लगने लगा। वह बिस्तर खाली पड़ा था जहां पिताजी 4 साल लेटे रहे थे। वो गिलास वहीं रखा था जिससे मैं उनको पानी पिलाता था। उनकी दवाइयाँ एक कोने में रखी थी। मैं 2 दिन तक कमरे में अकेला बैठा रोता रहा। ना किसी से बात की, ना कहीं गया। कभी पिताजी का तकिया सीने से लगा लेता, कभी उनके बिस्तर के पास बैठ जाता। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वह चले गए हैं। तीसरे दिन मैंने खुद को संभाला, चेहरा धोया और खामोशी से काम पर चला गया। वर्कशॉप पर पहले की तरह सब चल रहा था। लोग हंस रहे थे, गाड़ियां अंदर बाहर आ जा रही थी, जैसे दुनिया को कोई फर्क ही ना पड़ा हो। मैं सिर झुकाए अंदर गया तो राकेश साहिब ने मुझे देख लिया। वो सामान्य अंदाज में बोले, और सुनाओ अर्जुन, क्या बात है? तनख्वाह लेकर घूमने चले गए थे क्या? 3-4 दिन बाद आए हो। उन्होंने यह बात मजाक में कही थी, उन्हें हकीकत का पता नहीं था। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। मेरे गले में कुछ अटक गया था। मैंने धीरे से कहा, नहीं साहब जी, बस थोड़ा काम था। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, अपना काम करो। मैं खामोशी से कपड़ा उठाकर गाड़ी साफ करने लगा। मैं क्या बताता, अगर मैं एक शब्द भी बोलता तो शायद वही रोना शुरू कर देता। पिताजी का नाम सुनते ही मेरा दिल टूट जाता था। इसीलिए मैं चुप रहा और खामोशी से अपने काम में लग गया। अब मैं जब घर वापस आता था तो घर में कोई नहीं होता था। पहले दरवाज़ा खोलते ही पिताजी की खांसी की आवाज़ सुनाई देती थी। कभी उनकी आंखें मेरी तरफ उठती थी, कभी वो मुझे देखकर हल्की सी आवाज़ निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन अब घर में सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल को डरा देती थी। दोपहर का खाना मैं वर्कशॉप में ही खा लिया करता था। घर वापस आता तो सीधा ज़मीन पर बैठ जाता। कभी पंखे को घूरता रहता, कभी दीवारों को देखता रहता, फिर थक कर सो जाता। कभी कभी मैं पिताजी के बिस्तर पर जाकर लेट जाता था। उनके तकिए में अब भी उनकी खुशबू बाकी थी, हल्की सी पुरानी दवाइयों और पसीने की मिली जुली खुशबू। मैं उनके तकिए को सीने से लगा लेता और आंखें बंद कर लेता। ऐसा लगता जैसे पिताजी अभी भी यहीं कहीं मौजूद हैं। घर में उनकी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बस कुछ पुराने कपड़े, एक टूटा हुआ संदूक, कुछ पुरानी दवाइयाँ और उनकी जवानी के ज़माने की कुछ चीज़ें। मैं अक्सर उन चीज़ों को निकाल कर बैठ जाता। कभी उनकी पुरानी चप्पलों को देखता रहता, कभी उनकी जैकेट हाथ में ले लेता। फिर अचानक मेरे दिल में एक दर्द उठता। मैं सोचता, मेरी ज़िंदगी का मकसद अब क्या है? मैं तो यह सब कुछ पिताजी के लिए कर रहा था। मैंने सोचा था कुछ महीने और मेहनत करूँगा, पैसा जमा करूँगा,
फिर पिताजी की फिजियोथेरेपी करवाऊंगा। डॉक्टर ने कहा था कि उम्मीद ख़त्म नहीं हुई, अगर इलाज चलता रहे तो शायद वह अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मैं अक्सर रात को यही ख्वाब देखता था कि पिताजी चल रहे हैं, मैं उनका हाथ पकड़े बाजार जा रहा हूँ, वह खुद अपने हाथ से पानी पी रहे हैं, खुद अपने पैरों पर खड़े हैं। मैंने सोचा था जिस दिन पिताजी चलेंगे उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा, मेरा दिल सुकून से भर जाएगा और पिताजी सामान्य ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। एक रात मैं उनकी जैकेट को गले से लगाए बैठा रो रहा था। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी, बाहर कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे और मैं खामोशी से उनकी जैकेट को सीने से लगाए बैठा था। अचानक मुझे जैकेट के किनारे पर कुछ सख्त सा महसूस हुआ। मैंने हैरानी से उसको हाथ लगाकर देखा। पहले मैंने जेबें चेक की लेकिन जेबें खाली थी, अंदर कुछ नहीं था। फिर गौर से देखा तो पता चला कि एक जेब अंदर की तरफ फटी हुई थी। शायद वो चीज़ जेब के अंदर से कपड़े की तह में चली गई थी। मैं उठा और कैंची ले आया। मैं बहुत ध्यान से कपड़ा काटने लगा। मैं जैकेट खराब नहीं करना चाहता था। अब पिताजी की हर चीज़ मेरे लिए उनकी निशानी थी। मेरा हाथ कांप रहा था। काफ़ी देर बाद मैंने वो चीज़ बाहर निकाल ली। मैं हैरान रह गया। वो एक तस्वीर थी, बहुत पुरानी तस्वीर, ऐसी जैसे बरसों पुराने ज़माने की हो। तस्वीर के रंग फीके पड़ चुके थे और जिस कागज़ पर वह तस्वीर बनी हुई थी वह भी पुराना और मुड़ा हुआ था। तस्वीर में एक बच्चा था, उसके कंधे पर किसी दूसरे बच्चे का हाथ रखा हुआ था, लेकिन दूसरा बच्चा तस्वीर में पूरा नहीं था। तस्वीर बीच में से आधी हुई थी। मैं काफ़ी देर तक उसे गौर से देखता रहा। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि यह पिताजी नहीं थे। मैं चौंक गया। मैंने तस्वीर को रोशनी के करीब करके देखा, लेकिन नहीं, यह चेहरा पिताजी का नहीं था। मैंने धीरे से कहा, पता नहीं यह कौन है। फिर मैंने तस्वीर पलटी। पीछे एक पता लिखा हुआ था। मैं हैरान रह गया। वो पता हमारे गांव का था। मेरे दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। मैंने सोचा शायद यह पिताजी के किसी दोस्त की तस्वीर हो, क्योंकि कभी कभी दोस्त इंसान के लिए भाइयों से भी बढ़कर होते हैं, कभी माँ बाप से भी ज़्यादा अहम हो जाते हैं। शायद इसीलिए पिताजी ने इस तस्वीर को इतने साल संभाल कर रखा था और तस्वीर में कंधे पर रखा हुआ हाथ शायद पिताजी का ही था। शायद यह दोनों बचपन के दोस्त थे। शायद आधी तस्वीर पिताजी के पास थी और आधी उस दूसरे लड़के के पास। मैं तस्वीर को बार बार देखता रहा। फिर मुझे पिताजी की ज़िंदगी याद आने लगी। वह पहले गांव में रहते थे, फिर शहर आ गए, फिर वापस गांव गए थे और फिर मैं उनको दोबारा शहर ले आया था। मुझे लगा शायद इस तस्वीर में उनकी ज़िंदगी का कोई राज छुपा हुआ है, लेकिन उस वक्त मेरे पास सिर्फ सवाल थे, जवाब कोई नहीं था। मैंने वह तस्वीर अपने बटुए में रख ली। अब वो मेरे लिए पिताजी की आखिरी निशानी थी। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा, छत को देखता रहा और सोचता रहा अब मैं क्या करूं, क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए सिर्फ सांस नहीं चाहिए होती, एक मकसद भी चाहिए होता है। काम करते करते मुझे वहाँ के लोगों के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने लगा था। कौन किस मिजाज का है, कौन किस से जलता है, कौन सामने अच्छा बनता है और पीठ पीछे बुराई करता है। इसी दौरान मुझे यह भी पता चला कि राकेश साहिब का इस दुनिया में उनकी पत्नी के अलावा कोई नहीं था, उनके बच्चे भी नहीं थे। हालांकि उनकी शादी को काफ़ी साल गुजर चुके थे। यह बात सुनकर मैं कुछ देर खामोश हो गया था। फिर अचानक मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मुझे लगा शायद इसीलिए वह मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से पेश आते थे, शायद इसीलिए मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे, शायद इसीलिए उन्होंने बगैर किसी मतलब के मुझे सहारा दिया था, क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में दो तरह के लोग देखे थे। एक वह जिनको बच्चों का शौक़ ही नहीं होता, अगर उनकी औलाद ना हो तो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, वह अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिल में औलाद की चाहत बहुत गहरी होती है। वह बच्चों को देखकर मुस्कुरा देते हैं, किसी छोटे बच्चे की आवाज़ सुनकर रुक जाते हैं। उनकी आंखों में एक खालीपन होता है
और जब उनकी अपनी औलाद नहीं होती तो वो खालीपन जिंदगी भर खत्म नहीं होता। मुझे लगता था राकेश साहिब शायद ऐसे ही इंसान थे। वह जब कभी मुझे देखते तो उनके चेहरे पर अजीब सी नरमी आ जाती थी। कभी कभी वह मेरे सिर पर हाथ रख देते थे, कभी पूछते खाना खाया या नहीं, कभी कहते ज़्यादा धूप में मत घूमा करो। पहले मुझे लगता था शायद वो बस अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब मुझे महसूस होने लगा था कि शायद वह मुझे अपनी औलाद की जगह देखते हैं, और यह सोचकर मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। फिर कभी कभी मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता। मैं एक गरीब पिता का बेटा था। मेरे पिताजी के पास ना बड़ा घर था, ना गाड़ी, ना पैसा, ना कोई बड़ा नाम, लेकिन उनके पास मैं था और वो मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा जानते थे। मैं सोचता अगर मेरे पिताजी भी राकेश साहिब जैसे अमीर होते तो शायद मेरी ज़िंदगी अलग होती। शायद मैं किसी बड़े स्कूल में पढ़ता, शायद अच्छे कपड़े पहनता, शायद मुझे भूख और बेइज्जती ना देखनी पड़ती। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और ख्याल आता, राकेश साहिब के पास सब कुछ था, बड़ी वर्कशॉप, करोड़ों की गाड़ियाँ, पैसा, इज्जत, लेकिन औलाद नहीं थी। और मेरे पिताजी के पास कुछ भी नहीं था, बस मैं था। अब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई अपना ना हो तो उसके दिल में कहीं ना कहीं एक खाली जगह रह ही जाती है। एक दिन वर्कशॉप में अजीब सी खामोशी थी। बारिश होने वाली थी, आसमान पर काले बादल थे और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। बाकी कर्मचारी अपनी अपनी जगहों पर काम में लगे थे। कोई गाड़ी के नीचे लेटा काम कर रहा था, कोई कंप्यूटर पर हिसाब किताब देख रहा था। मैं हमेशा की तरह गाड़ियों की सफाई कर रहा था। तभी मेरी नज़र शीशे वाले कमरे पर पड़ी। राकेश साहिब फिर से अकेले बैठे थे। वही झुकी हुई नज़रें, वही खामोश चेहरा और हाथ में वही छोटी सी चीज़। मैं दूर से ही समझ गया था कि वह फिर रो रहे हैं। उनकी आदत थी जब भी अकेले होते तो उस चीज़ को हाथ में लेकर देर तक देखते रहते, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। उस दिन उनके पीछे एक बड़ी सफ़ेद गाड़ी थी। मैं उसी गाड़ी की सफाई करने लगा ताकि काम भी करता रहूं और करीब भी रह सकूं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें शीशे पर गिरने लगी थी। वर्कशॉप की छत पर पानी टपकने की आवाज़ गूंज रही थी। मैं गाड़ी के शीशे साफ करते करते अचानक रुक गया। मेरी नज़र उनकी हथेली पर पड़ी और मेरी सांसें रुक गई। वो बिल्कुल वही तस्वीर थी जो मुझे पिताजी की जैकेट से मिली थी। मेरे हाथ से कपड़ा नीचे गिर गया। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके पास तस्वीर का दूसरा हिस्सा था और उस तस्वीर में जो बच्चा खड़ा था उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे पिताजी जैसी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे कानों में शोर सा गूंजने लगा। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। फिर ना जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ने लगे। मैं करीब पहुंचा ही था कि उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और तस्वीर बंद मुट्ठी में छुपा ली। फिर थोड़ा सख्त अंदाज में बोले, तुम्हें पहले इजाज़त लेकर मेरे करीब आना चाहिए था। मैं घबरा गया। मैंने कहा, माफ़ कर दीजिए सर, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, क्या बात है? मेरी नज़रें उनके हाथ पर थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, पहले आप बताइए यह तस्वीर में कौन है और आप इसको देखकर क्यों रोते हैं? यह सुनते ही उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कुछ पल खामोश रहकर मेरी तरफ देखा, फिर एक लंबी सांस ली। बारिश अब तेज हो चुकी थी। कमरे के शीशों पर पानी बह रहा था और अंदर अजीब सा उदास माहौल बन गया था। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए, फिर धीरे से बोले, यह बात मैंने कभी किसी से नहीं कही, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें बताने का दिल कर रहा है। खामोश खड़ा सुनता रहा। उन्होंने तस्वीर को अपनी हथेली में रखते हुए कहा, यह मेरे लिए मेरा सब कुछ था। उनकी आवाज़ भारी हो गई। वह बोले, हम दोनों भाई थे। बचपन में हर वक्त साथ रहते थे, एक साथ खाते, एक साथ सोते, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। मैं उनकी बात सुनता रहा और मेरा दिल अंदर से कांपता जा रहा था। वो बोले, हमारे परिवार के पास बहुत दौलत थी, जमीनें थी, कारोबार था, सब कुछ था।
लेकिन मेरे बड़े चाचा जी को यह सब मंजूर नहीं था। उनकी आंखों में गुस्सा भरने लगा था। वो बोले, जब मेरे पिताजी इस दुनिया से गए तो सब कुछ बदल गया। बड़े चाचा जी ने हमारे घर पर हमला कर दिया। घर में लड़ाई हुई, चीखें थी, डर था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर धीरे से बोले, मेरी माँ भी उसी दिन दुनिया से चली गई। मेरी सांस रुकने लगी। वो बोलते जा रहे थे। हम दोनों बहुत छोटे थे। घर में हर तरफ शोर था, लोग मार रहे थे, सामान तोड़ा जा रहा था। फिर किसी ने हमें उठाया और एक बंद तंदूर में छिपा दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोले, तंदूर बंद था, अंदर अंधेरा था। हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए रो रहे थे। फिर ना जाने कैसे हम एक दूसरे से बिछड़ गए। यह कहते हुए उनकी आवाज़ टूट गई। मैंने धीरे से पूछा, इसका मतलब यह आपका भाई है? उन्होंने तस्वीर की तरफ देखा, फिर बहुत प्यार से बोले, हाँ यह मेरा भाई है। फिर फौरन मेरी तरफ देखा और बोले, क्यों, क्या हुआ? मैं खामोश हो गया। मेरी आंखों में आंसू भरने लगे थे। उन्होंने दोबारा पूछा, तुम क्या कहना चाहते थे? क्या ज़रूरी बात थी? मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, कोई ज़रूरी बात नहीं थी। वो मुझे गौर से देखने लगे। शायद उन्हें महसूस हो गया था कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। फिर वो धीरे से बोले, तुम्हें पता है मेरा भाई कहाँ है? मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें संभाली। उन्होंने खुद ही अगली बात कहना शुरू कर दी। मैं उसे ढूंढने गांव भी गया था, एक दो बार नहीं कई बार गया। वो कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चले गए। बारिश लगातार बरस रही थी। वो बाहर देखते हुए बोले, लोगों ने कहा वो शहर चला गया, लेकिन किस शहर गया कोई नहीं जानता था। अब मैं किस किस शहर जाकर तलाश करता। उनकी आवाज़ में बरसों की थकान थी। मैं खामोश खड़ा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उनको क्या बताता, जिस भाई को वह आज तक ढूंढ रहे थे, जिसके लिए वह हर रात रोया करते थे, वह तो इस दुनिया में थे ही नहीं। वह मेरे पिताजी थे और कुछ दिन पहले मुझे अकेला छोड़कर जा चुके थे। उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनको सब कुछ बता दूं, कहूं कि सर आपके भाई ने ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ में गुजारी, वो आज तक आपको याद करते रहे और मैं उनका बेटा हूं, यानी आप मेरे चाचा जी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी जुबान बंद हो गई। शायद मैं डर गया था, शायद मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, शायद मैं उस पल को समझ ही नहीं पा रहा था। मैं खामोश खड़ा रहा। मैंने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और वहां से बाहर निकल गया। बारिश अब भी हो रही थी। मैं सड़क पर चलता जा रहा था। मेरे कपड़े भीग चुके थे। लोग गाड़ियों में गुजर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, राकेश साहिब मेरे चाचा जी थे और वह आज भी अपने भाई को ढूंढ रहे थे। जिस भाई को वह बरसों पहले खो चुके थे, वो अब इस दुनिया में भी नहीं है। मैंने इसीलिए नहीं बताया कि यह कोई खुशखबरी तो नहीं थी। जो मैं उनको बताता वो अनजान ही रहते तो बेहतर था। शायद इस तरह उनका गम कम ही रहता। वो यही सोचते रहते कि चलो भाई कहीं होगा, जिंदा होगा, हो सकता है उसकी फैमिली हो, उसके बच्चे हों, अपनी ज़िंदगी में खुश हो। बुरी खबर को कौन इतनी जल्दी और इतने शौक से बताता है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। और अगर मैं उनको यह कह देता कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ तो क्या हो जाता, मेरी ज़िंदगी में कुछ बदल भी जाता तो मेरे दुख में कमी नहीं होने वाली थी। जहाँ शायद उस समय मेरी उम्र इतनी कम थी कि मैं उन सारी चीज़ों को समझ भी नहीं पा रहा था कि मुझे उनको बता देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद घबरा गया था। दोनों भाइयों ने शायद निशानी के तौर पर एक दूसरे की तस्वीर अपने पास रखी थी। इस बात से अंदाजा होता था कि दोनों में कितनी मोहब्बत थी। अगर दोनों साथ मिल जाते, जुदा ना होते एक दूसरे से, तो शायद पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे। लेकिन बस किस्मत का खेल। लेकिन अगले दिन जब मैं सुबह सुबह उठा तो हर दिन की तरह मेरी वही दिनचर्या थी। मैं पहले उठता था, फिर मुंह धोता था और सामने वाली चाय की दुकान से अपने लिए थोड़ा सा दूध और एक पराठा ले लेता। नाश्ता करके फिर काम पर चला जाता था। उस दिन भी मैं बिस्तर से उठा ही था कि बाहर से गाड़ियों की आवाज़ें आने लगी। पहले तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद किसी के घर बारात आई होगी।
जहाँ मोहल्ले में कहीं शादी होगी। फिर मैंने दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की तरफ देखा। सुबह बहुत जल्दी थी। मैंने हैरानी से खुद से कहा, सुबह सुबह किसकी शादी होती है और इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं? लेकिन आवाज़ें इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि मैं बाहर भागता। वैसे भी अब मेरे अंदर पहले जैसा उत्साह नहीं रहा था और ना खुशी ना दिलचस्पी। पिताजी के जाने के बाद जैसे मेरे अंदर की हर चीज़ मर गई थी। मैं खामोशी से उठकर पानी पीने लगा। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैं कुछ पल रुका, फिर धीरे धीरे चलता हुआ दरवाजे तक गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी सांस रुक गई। मेरे घर के सामने एक दो नहीं बल्कि 12 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थीं। सारी गाड़ियाँ लंबी कतार में थी। उन सब का रुख मेरे घर की तरफ था। किसी गाड़ी पर सूरज की रोशनी चमक रही थी, किसी के शीशे काले थे। कोई लैंड क्रूजर थी, कोई फॉर्चूनर। मेरा छोटा सा घर उन बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने और भी छोटा लग रहा था। मैं हैरानी से बस उन्हें देखे जा रहा था। पूरा मोहल्ला जाग गया था। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। किसी ने छत से झांका, किसी ने दरवाज़ा खोल लिया। बच्चे सड़क पर जमा होने लगे। सब हैरान थे कि इतनी बड़ी गाड़ियां इस गरीब इलाके में क्यों आई हैं। फिर सामने खड़ी एक काली गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से राकेश साहिब बाहर निकले। वो सफ़ेद कपड़ों में थे। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून भी था और बेचैनी भी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। उसी वक्त साइड वाली गाड़ियों के पास खड़े लोग हरकत में आए और अचानक मेरे ऊपर फूलों की बारिश शुरू हो गई। गुलाब की पत्तियां हवा में बिखरने लगी। पूरा रास्ता फूलों से भर गया। मैं हैरान खड़ा रह गया। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूँ, शायद अभी मेरी आंखें खुलेंगी और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन यह सपना नहीं था। फूल सच में मेरे ऊपर गिर रहे थे और राकेश साहिब सच में मेरी तरफ चलकर आ रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मोहल्ले वाले अब पूरी तरह जमा हो चुके थे। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या हो रहा है, कौन है यह लोग, यह सब अर्जुन के घर क्यों आए हैं। राकेश साहिब मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गए। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा। फिर वो बुलंद आवाज़ में बोले, यह मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा। उनकी आवाज़ भर आई थी। वो दोबारा बोले, और आज मैं इसे पूरी इज्जत के साथ लेने आया हूँ। मोहल्ले वाले हैरान रह गए। कुछ लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि राकेश साहिब को बहुत सारे लोग जानते थे। वह शहर के बड़े आदमी थे। उनकी इतनी बड़ी वर्कशॉप थी और वह खुद इतने बड़े काफिले के साथ मेरे घर आए थे। मैं खुद बहुत हैरान खड़ा था। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, उन्हें सब कुछ कैसे पता चला? मैंने तो कुछ बताया ही नहीं था। फिर अचानक मुझे याद आया, कल जब मैं उनके कमरे से निकला था तो शायद मेरी जेब से वो तस्वीर गिर गई थी। वही तस्वीर जो पिताजी की जैकेट से मिली थी। और जब उन्होंने वह तस्वीर देखी होगी तो उन्हें सब समझ आ गया होगा, क्योंकि वह तस्वीर और किसी के पास हो ही नहीं सकती थी। मेरी आंखें भरने लगी। इतने में राकेश साहिब ने धीरे से पूछा, मेरा भाई कहाँ है, क्या वो अंदर है? यह सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ पल उनकी तरफ देखता रहा, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं अपने पिताजी का नाम जुबान पर नहीं ला पा रहा था। मेरा गला बंद हो गया था। राकेश साहिब की आंखों में उम्मीद थी, बरसों की उम्मीद, वो उम्मीद जो शायद उन्होंने कभी छोड़ी ही नहीं थी। और मैं उनके सामने खड़ा था, उनके भाई का बेटा। लेकिन मेरे पास उनके लिए वो खबर थी जो किसी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, फिर धीरे से कहा, अंदर आ जाइए। वो कुछ पल मेरी तरफ देखते रहे, फिर खामोशी से मेरे साथ अंदर आ गए। उनके कर्मचारी बाहर ही रुक गए। कोई गाड़ियों के पास खड़ा था, कोई मोहल्ले वालों को पीछे हटा रहा था और मैं राकेश साहिब को अपने छोटे से घर के अंदर ले आया। घर वैसा ही खामोश था जैसे पिताजी के जाने के बाद हमेशा रहता था। अंदर पुराना पंखा चल रहा था, दीवारों पर नमी थी। एक कोने में पिताजी का बिस्तर पड़ा था।
राकेश साहिब की नज़र जैसे ही उस बिस्तर पर पड़ी तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। वह बहुत गौर से उस कमरे को देखने लगे, जैसे बरसों पुरानी किसी याद को महसूस कर रहे हों। मैंने जल्दी से बाहर वाले होटल से चाय मंगवाई। मेरे हाथ कांप रहे थे। चाय आई तो मैंने कप उनके सामने रख दिया और फिर वह मेरे सामने बैठ गए। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। बाहर लोग अब भी फुसफुसा रहे थे। गाड़ियों के इंजनों की हल्की आवाज़ें आ रही थीं और अंदर मैं और राकेश साहिब एक दूसरे के सामने बैठे थे। एक ऐसा राज हमारे बीच मौजूद था जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देनी थी। मैंने सब कुछ राकेश साहिब को बता दिया। कमरा पहले ही खामोश था, लेकिन जैसे जैसे मेरी बातें निकलती गईं वैसे वैसे खामोशी और भी बारी होती गई। मैं उनके सामने बैठा था और मेरी आंखें बार बार भीग रही थी। मैंने उन्हें बताया कि उनके भाई इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने बताया कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरी, माँ कैसे इस दुनिया से चली गई, हम किस तरह अकेले रह गए। मैंने बताया कि पिताजी पहले कैसे थे, फिर दिल का दौरा कैसे पड़ा, अस्पताल के लंबे दिन, 40 दिन की बेबसी और फिर 4 साल बिस्तर पर पड़े रहना। मैंने हर बात बहुत मुश्किल से कही, जैसे हर शब्द मेरे अंदर से कुछ तोड़ रहा हो। मैंने बताया कि मैं कैसे काम ढूंढता रहा, किस तरह हर जगह धुतकारा गया, किस तरह मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हुआ था और फिर उन्होंने मुझे नौकरी दी थी। मैंने यह भी बताया कि पिताजी आखिरकार इस दुनिया से चले गए। जैसे ही मैंने यह शब्द कहे कमरे की हवा बदल गई। राकेश साहिब के चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर खामोशी और फिर अचानक दर्द। वह कुर्सी से उठे और कुछ कदम पीछे हो गए। उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आंखें लाल हो गई। फिर वह एकदम बैठ गए और रोने लगे। उनकी आवाज़ टूट रही थी। वो बार बार एक ही बात कह रहे थे, मैं अपने भाई को कब से तलाश कर रहा था, काश तुम मुझे पहले बता देते, मैं कम से कम एक बार तो मिल लेता। मैं खामोश बैठा उन्हें देख रहा था। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने धीरे से कहा, मुझे खुद बाद में पता चला था। वह सिर झुकाकर रो दिए। फिर अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सा सुकून और दर्द दोनों थे। वो बोले, हाँ यह किस्मत है बेटा, लेकिन यह भी किस्मत ही है कि तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हें तलाश नहीं कर रहा था, लेकिन तुम खुद मेरे सामने आ गए। फिर वह कुछ देर खामोश रहे, फिर अचानक बोले, जब तुम मेरी वर्कशॉप के सामने बेहोश हुए थे तब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था और मुझे लगा था कि तुम मेरे अपने हो। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, मेरे साथ चलो, मेरे घर में एक है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर वो एकदम खड़े हो गए और बोले, अब से तुम मेरे भतीजे नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। यह कहते हुए उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैं बिल्कुल हक्का बक्का था। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही थी। एक तरफ पिताजी की याद थी और दूसरी तरफ यह नया रिश्ता। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। राकेश साहिब ने जल्दी से गाड़ी निकलवाई। उनके कर्मचारी बाहर खड़े सब देख रहे थे। मोहल्ले वाले भी जमा थे। सबकी आंखों में हैरानी थी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि यह लड़का कौन है, यह अचानक कहाँ चला गया। फिर हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी धीरे धीरे मोहल्ले से बाहर निकलने लगी। मैं खिड़की से अपने घर को देख रहा था। वो घर जहाँ पिताजी की आखिरी सांसें थी, जहाँ मेरी सारी जिंदगी टूटी थी और अब मैं उसे पीछे छोड़ रहा था। गाड़ी शहर की सड़कों पर चलती जा रही थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही थी और रोशनियों का शहर था, लेकिन मेरे अंदर खामोशी थी। राकेश साहिब बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक फैसला भी था, जैसे उन्होंने मेरी ज़िंदगी का रुख बदलने का इरादा कर लिया हो। वो मुझे सीधा अपने घर ले गए। जैसे जैसे गाड़ी शहर की बड़ी सड़कों से गुजरती रही, वैसे ही मेरा दिल भी अजीब सी हालत में डूबता चला गया। ऊंची ऊंची इमारतें, साफ सुथरी सड़कें, रोशनियों से जगमगाते सिग्नल, सब कुछ मेरे लिए नया था, लेकिन मेरे अंदर फिर भी एक खालीपन था। गाड़ी एक बहुत बड़े घर के बाहर जाकर रुकी। बड़ा लोहे का गेट खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही हरा भरा लॉन था। फूलों की कतारें थीं। एक तरफ फव्वारा चल रहा था। मैं हैरानी से सब कुछ देख रहा था।
मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी सपने में। गाड़ी रुक गई। राकेश साहब पहले उतरे, फिर उन्होंने मुझे हाथ देकर बाहर निकाला। घर के दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। उनके चेहरे पर नरमी थी, आंखों में एक खामोश सी ममता थी। यह उनकी पत्नी थी। जैसे ही मैं अंदर गया तो वो मेरे करीब आ गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आज से तुम हमारे बेटे हो। मैं एक पल को हक्का बक्का रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। फिर उन्होंने राकेश साहब की तरफ देखा और कहा, भगवान ने हमें संतान इसीलिए नहीं दी थी क्योंकि एक दिन इसे हमसे मिलवाना था। यह हमारे लिए हमारी औलाद जैसा है। उनकी आवाज़ में कोई दुख नहीं था, बस एक सुकून था, जैसे उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो। मैं खामोश खड़ा था। मेरे दिल में अजीब सा बोझ था, खुशी भी थी और उदासी भी। पिताजी की याद अब भी मेरे अंदर जिंदा थी, लेकिन उस नए घर में मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अपनाया हो। मुझे एक अलग कमरा दिया गया, नया बिस्तर, साफ चादर, एक छोटी मेज, खिड़की से बाहर बगीचा नजर आता था। मैं काफ़ी देर तक उस कमरे में खड़ा रहा। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत है या सपना। फिर धीरे धीरे मैं बैठ गया। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मैं अब भी वर्कशॉप जाता था, लेकिन अब मैं नौकर नहीं था, मैं मालिक की हैसियत से जाता था। जिस जगह कभी मैं धक्के खाता था, जिस जगह मुझे लोग तुच्छ समझते थे, वही लोग अब मेरे सामने झुककर बात करते थे। अब मुझे छोटे साहब कहकर बुलाते थे, लेकिन मेरे अंदर कोई घमंड नहीं आया। मैं वैसा ही था जैसे पहले था, खामोश, गंभीर और अंदर से थोड़ा टूटा हुआ। मेरे अंदर पिताजी की दी हुई सीख थी। उन्होंने मुझे कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार करना नहीं सिखाया था और जिंदगी ने भी मुझे यही सिखा दिया था कि घमंड हमेशा गिरा देता है। मैं किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, ना किसी को नीचा दिखाता था। हालांकि अब मेरे पास सब कुछ था, घर, इज्जत, पैसा, मुकाम, लेकिन मेरे दिल में एक कमी हमेशा रहती थी, पिताजी की। रात को अक्सर मैं खिड़की के पास खड़ा हो जाता था, बाहर रोशनियों को देखता था और अंदर कहीं बहुत गहराई में उदासी बैठ जाती थी। लेकिन फिर भी मैं खुश था क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब मैं अकेला नहीं था, मुझे एक घर मिल गया था और एक नया रिश्ता भी। लेकिन पिताजी की जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ाई के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तो बचपन से ही कामों में लगा रहा था, कभी पिताजी की दवाइयों के लिए भागदौड़, कभी नौकरी की तलाश, कभी वर्कशॉप का काम। किताबें मेरे लिए अजनबी थी, ना कभी स्कूल गया था, ना कभी क्लास देखी थी। लेकिन उस नए घर में सब कुछ बदल गया। राकेश साहब और उनकी पत्नी ने मेरे लिए घर पर ही पढ़ाई का इंतजाम कर दिया। एक टीचर रोज आता था, खामोश माहौल में मुझे बिठाकर पढ़ाता था। पहले पहले मुझे कुछ समझ नहीं आता था, शब्द अजनबी लगते थे, हिसाब किताब उलझा हुआ लगता था। लेकिन धीरे धीरे सब समझ आने लगा। मैं वही पढ़ रहा था जो बड़े स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं उसे अपने घर के कमरे में बैठकर सीख रहा था। वक्त गुजरता गया, मैं जवान होता गया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भी आने लगा और समझ भी बढ़ने लगी। मैंने चाचा और चाची जी को माँ और पिताजी कहना शुरू कर दिया था और वह भी मुझे अपने बेटे की तरह चाहते थे। घर में अब खालीपन नहीं था, एक पूरा परिवार जैसा माहौल था। मैं उनका ख्याल रखता था, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करता था, उनके साथ बैठकर खाना खाता था, उनकी बातें सुनता था। चाची अक्सर मेरे सिर पर हाथ रखकर कहती थी कि तुमने हमारे घर को पूरा कर दिया है, और चाचा जी खामोशी से मुस्कुरा देते थे। मैंने उनकी ज़िंदगी में औलाद का वह सुख लाने की कोशिश की जो शायद भगवान ने उन्हें देर से दिया था। मैं उनके साथ हर पल रहता था, उनकी खुशी में शामिल होता था, उनके दुख को समझता था। मैं उस घर का हिस्सा बन चुका था। वक्त के साथ साथ मैं पूरी तरह से बदल गया था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ वैसी ही रही, पिताजी की याद। रात को जब सब सो जाते तो मैं अक्सर छत पर चला जाता, आसमान को देखता और पुरानी यादें दिल में उठने लगती थी। वो दिन याद आते थे जब मैं पिताजी को पानी पिलाता था, जब वह बिस्तर पर बेबस पड़े रहते थे, जब मैं उनके लिए नौकरी ढूंढता था। दिल भारी हो जाता था,
लेकिन अब जिंदगी बदल चुकी थी। मैं जानता था मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा एक घर था, मेरा एक परिवार था। राकेश साहब कभी कभी वर्कशॉप भी आते थे। वो अब वहाँ ज़्यादा नहीं बैठते थे क्योंकि मैंने सारा काम संभाल लिया था। जब वो मुझे काम करता देखते तो उनकी आंखों में सुकून होता। वो अक्सर कहते थे कि अब यह जगह तुम्हारे बिना अधूरी है, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हमेशा रहता था। मैं चाहे जितना भी आगे बढ़ जाऊं, पिताजी की जगह कोई नहीं ले सकता था। वो हमेशा मेरे दिल के किसी कोने में जिंदा रहते थे। एक दिन चाचा जी मेरे पास बैठे थे, वर्कशॉप की फाइलें उनके सामने रखी थी। वो खामोश थे, फिर अचानक बोले, जिस आदमी ने हमारी खानदानी जायदाद पर कब्जा किया था और जिसकी वजह से हम दोनों भाई अलग हुए थे, वो अब हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मैं खामोशी से सुन रहा था। वो आगे बोले, हम इतनी जायदाद किसी को दान में दे सकते हैं। उसने छीन ली थी, लेकिन कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। वो थोड़ी सी चीज के लिए पूरा घर तबाह कर देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। मैं उनकी बातें सुनता रहा। मेरे दिल में एक सुकून भी था, एक दर्द भी। सुकून इस बात का कि इंसाफ हो गया, और दर्द इस बात का कि वो बहुत देर से हुआ था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सूरज ढल रहा था, आसमान लाल रंग में डूबा हुआ था। वर्कशॉप के अंदर हल्की हल्की रोशनी थी, लोग काम में लगे थे, लेकिन मेरे दिल में एक अलग ही खामोशी थी। मैंने धीरे से कहा, जिंदगी वाकई बदल सकती है, लेकिन कुछ ज़्यादा कभी नहीं बदलती, और कुछ रिश्ते वक्त के साथ भी ख़त्म नहीं होते। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि इंसान को अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए। हालात चाहे कितने भी बदल जाएं, मगर इंसान की परवरिश और उसके असूल हमेशा उसके साथ रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटी उम्र से मुश्किलें देखी, गरीबी देखी, तन्हाई देखी, और अपने पिताजी की बीमारी देखी, लेकिन उन्हीं हालातों ने मुझे मजबूत बनाया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो इंसान सच्चे दिल से दूसरों का ख्याल रखता है, भगवान उसके लिए रास्ते खोल देता है। राकेश साहिब ने मेरी मदद की और मुझे एक नई जिंदगी दी, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने अपने पिताजी की दी हुई सीख नहीं छोड़ी। मैंने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की और ना ही घमंड किया। रिश्ते पैसों से नहीं बनते, बल्कि प्यार और अपनापन से बनते हैं। कभी कभी एक अजनबी भी अपनी ममता से अपना बना लेता है, और कभी कभी अपना भी दूर चला जाता है। इंसान को शुक्रगुजार रहना चाहिए। जो मिल जाए उस पर भगवान का शुक्र करना चाहिए, और जो खो जाए उस पर सब्र करना चाहिए। यही असल कामयाब जिंदगी है। कहानी पसंद आई हो तो हरजोत हिंदी कहानियों को ज़रूर सपोर्ट करना। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए।